दोस्तों, अब आपको पता ही होगा कि इलस्ट्रेशन 40 पहले कवर कर लिया था हमने और रिवैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें फुल फ्लैश क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था रिवैल, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है, अब ये जो इलस्ट्रेशन 39 छूट गया था उस पर दोबारा आते हैं। यहाँ वहां पे लॉजिक क्या था एक्चुअल में, रिवैल्यूएशन में लॉजिक क्या होता है कि जब पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड फर्म के बुक्स क्लोज होकर के न्यू बुक्स ओपन होनी होती है। ठीक है, तो ओल्ड बुक्स में जो हम असेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे बता रहे होते हैं उसको रीचेक करते हैं, रीअसेस करते हैं कि भाई एक्चुअल में उनकी इतनी ही वर्थ है, क्योंकि न्यू बुक्स यानी न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में तो रिवाइज वैल्यू जानी चाहिए जो एक्चुअल में आज मार्केट में असेट्स कितने के हैं या आज मुझे लायबिलिटी कितनी बोन है वो बोन करनी है या पे ऑफ करनी है, ये पता करना है। तो हम लोग ओल्ड बुक्स में ही रीचेक कर लेते हैं कि भाई इसको हम इतनी वैल्यू तो बता रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू इतनी है, तो उसको करेक्ट करो, उसकी वैल्यू या तो बढ़ाओ या तो कम करो। उससे होने वाला फायदा और नुकसान हम क्या कर रहे थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे और नेट इनकम और लॉस या तो गेन या तो लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या तो क्रेडिट कर रहे थे गेन को या डेबिट कर रहे थे लॉसेस को। ठीक है, उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट हो जा रहा था। वैसा ही कुछ है, बट यहाँ पे कोई लेजर नहीं बनाने आपको, सिंपल खाली हर एक रिवैल्यूएशन के आपको इफेक्ट देने हैं। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या है ओल्ड कौन न्यू है, क्या रेशियो, कुछ जरूरत नहीं है, खाली बोला है कि कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है और उस समय हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है। देखो पहली प्रॉब्लम क्या थी कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 54,000। अब बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 54,000 मतलब हम 54,000 बता रहे हैं जो कि कम है। कितने से कम बता रहे हैं, 10% से कम बता रहे हैं। यानी मैं बोल सकता हूं कि हम 90% वैल्यू ही बता रहे हैं, 10% वैल्यू नहीं बता रहे। तो एक्चुअल में 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हमें न्यू बुक्स में दिखानी चाहिए। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? हम लोगों ने स्टॉक को 10% से अंडर वैल्यू कर रखा है। तो यहां पे देखो बुक वैल्यू यानी हम कितना बता रहे हैं उसको 54,000। ये 54,000 क्या पूरी 100% वैल्यू है क्या? नहीं सर, 90% वैल्यू। सर 90% क्यों? क्योंकि हमने अंडर वैल्यू कर रखा है ना, हमने कम बता रखा है ना। कितना कम? 100 हो उसमें से 10% कम कर दो तो कितना बच जाएगा? 90। हमने 90% की वैल्यू बता रहे, तो 10% यानी अंडर वैल्यूड कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वो अंडर वैल्यू जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? एक्चुअल वैल्यू। सर हमें एक्चुअल वैल्यू का कुछ मतलब है नहीं, हमें तो खाली असेट्स की वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि न्यू बुक्स में अंडर वैल्यूड पे जाना चाहिए कि एक्चुअल वैल्यूड पे जाना चाहिए? एक्चुअल वैल्यूड पे जाना चाहिए। तो अंडर वैल्यूड में अंडर वैल्यूड जो स्टॉक की बुक वैल्यू है उसमें अंडर वैल्यूड फिगर जोड़ दो तो क्या आ जाएगी? एक्चुअल वैल्यूड आ जाएगी। तो बुक वैल्यू कितनी है? 54,000, ये 90 है तो 10 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर ने क्या किया? 54,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90, वैल्यू आ जाएगी 6,000। उसका मतलब, अरे शॉर्ट में समझाता हूं, उसका मतलब हमने 6,000 रुपए से स्टॉक की कीमत कम बता रखी। सर ये 6,000 कैसे आया कि 54,000 अगर 90 है तो 10 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6,000 आएगा। समझ में आ रहा है? ये 6,000 से हमने अंडर वैल्यू कर रखा था तो अब 6,000 से बढ़ानी है। ये शॉर्टकट भूलना मत। असेट की वैल्यू अगर बढ़ानी है तो डेबिट, कम करनी है तो क्रेडिट। असेट है स्टॉक, वैल्यू बढ़ानी है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000, फायदा हो गया क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, इनकम बता देंगे 6,000। समझ में आया? अगला देखो, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 66,000। अगर मान लो ऐसा एडजस्टमेंट है कि स्टॉक की हमने बुक्स के अंदर कीमत 10% ओवर वैल्यू कर रखी, तो हमारी जो बुक वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड वैल्यू फिगर है। ओवर वैल्यूड मतलब 10% से ज्यादा, यानी 110 की वैल्यू हमने बता रखी और ओवर वैल्यूड कितना है? 10। तो एक्चुअल कितना होना चाहिए? 100। 110 में से 10 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। तो अगर 66,000 110 है तो 10 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 66 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, अगेन फिगर विल बी 6,000। तो अब हमें क्या करना है? ओवर वैल्यूड फिगर को कम करना है, यानी स्टॉक को कम करना है। तो स्टॉक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और असेट की वैल्यू कम कर रहे हो तो नुकसान, कितने से नुकसान हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000। कुछ समझ में आ रहा है? पहले में अंडर वैल्यू था तो हमने वैल्यू बढ़ाई, दूसरे में ओवर वैल्यू था तो हमने वैल्यू कम की। तो अमाउंट कैसे निकलेगा ना, ये लॉजिक से हमने क्या किया था? बुक वैल्यू अंडर वैल्यूड थी यानी 90 थी, यहाँ पे बुक वैल्यूड ओवर वैल्यूड है यानी 110। समझा? तो 10 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर वैल्यूड फिगर आ जाएगी। 10 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर वैल्यूड फिगर आ जाएगी। समझा? ठीक, इस तरीके से करना है, लॉजिक लगाना है। ठीक, चलो
वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। सर ये 2 पे इतना वजन क्यों डाला? क्योंकि आगे ऐसे एक एडजस्टमेंट है। अगर ऐसा एडजस्टमेंट है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख, यानी वो बुक्स में हमने उसको बता रहे हैं 4 लाख पे, उसको इंक्रीज टू 5 लाख यानी अप टू 5 लाख ले जाओ, यानी 5 लाख पे पहुंचा दो। तो 4 लाख से 5 लाख पे पहुंचाना है तो 1 लाख से बढ़ाना पड़ेगा असेट की वैल्यू। तो हमने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट पे डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1 लाख, यानी असेट की वैल्यू 1 लाख से बढ़ाई तो 1 लाख की इनकम और लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि असेट को बढ़ाना है तो डेबिट। अगला अब देखना, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। इसका मतलब हमारे बुक्स में उसकी कीमत है 4 लाख एंड इट नीड्स टू बी इंक्रीज अगेन बाय 5 लाख। उसका मतलब 4 लाख है, उसमें 5 लाख और जोड़ो, यानी 5 लाख से बढ़ाओ, 1 लाख से नहीं। वहां पे था इंक्रीज टू, 4 से 5 पे ले जाओ, यहाँ पे बोला इंक्रीज बाय 5 लाख, यानी कि 4 लाख में 5 लाख और जोड़ो बाय 5 लाख और बढ़ाओ 5 लाख से, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 लाख। ठीक है, तो हमें वैल्यू कितने से बढ़ानी है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख टू रिवैल्यूएशन 5 लाख, इनकम होगी 5। समझा? इधर 1 लाख आएगा, इधर खाली 2 और बाय में डिफरेंस होने की वजह से अमाउंट फिगर चेंज हो रहा है, तो ये अच्छे से पढ़ना। उधर बोला इंक्रीज टू 5 लाख, इधर बोला इंक्रीज बाय 5 लाख। ठीक, चलो अगला, a debtor whose dues of 40,000 was written off as bad debt in the last year। गए साल हमने क्या किया, बहुत माथापच्ची की, पैसा दिया ही नहीं, बोला जा टेल लगा। तो क्या किया हम लोगों ने उसको कि भाई वो जो 40,000 उससे रिसीवेबल था वो कैंसिल कर दिया और बैड डेट बुक कर दिया। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये हमने एंट्री कर दी होगी, डेटर्स असेट को कैंसिल कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था और लॉस बुक कर दिया। ठीक है, गए साल कर चुके थे और वो बैड डेट P&L में भी जाने दिया होगा। ठीक है, प्रोविजन में से एडजस्ट किया होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, वही बंदा आया, इतना सुनाया था, गया साल सुनाया सर, अरे दे दे, शर्म नहीं आती कि ये वो, हृदय परिवर्तन हो गया और इस साल आकर के उसको कुछ हुआ और दे गया 30,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट 30,000 मिल गए। तो पहले लॉस बुक कर चुके हैं 40,000 का, अब 30,000 आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये तो नकदी है, क्या लिखते हैं अपन, बैड डेट रिकवर्ड, पक्का सर आता है 30,000 से। फिर ये बैड डेट रिकवर्ड अल्टीमेटली है कि अपनी इनकम है, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। P&L अकाउंट थोड़ी बना रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, समझ में आ रहा है? तो कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सर एक नेट इफेक्ट भी दे सकते थे, यस डियर बिल्कुल दे सकते थे। बैड डेट रिकवर्ड को हटा दो, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 30,000 भी लिखोगे, एग्जाम में मार्क्स नहीं करेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, 30,000 का पैसा आ गया, इस साल इनकम हो गई, गए साल लॉस बता दिया था, इस साल इनकम। चलो, an older customer whose account was written off as bad debt has promised to pay 15,000 in full settlement of his account of 25,000। गए साल 25,000 का हमने उसको बैड डेट बता दिया था, इस साल वो आकर के बोल रहा है नहीं फिक्र मत करो, 15,000 में देता हूँ, नक्की शपथ कसम से। तो कितना बोला उसने, कसम कितने की खाई, 15,000। तो हम बुक्स में डेटर्स पे रिकॉर्ड कितने को करेंगे, 15,000 को डेटर्स रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी क्या करेंगे, तेरे से कसम आ गई ना, हम लोग को प्रॉमिस आ गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 15,000, तुझसे रिसीवेबल बता रहा हूँ 15,000, और मेरे लिए फायदा हो गया क्योंकि मैं असेट बुक कर रहा हूँ। क्यों सर फायदा 15 का, क्योंकि गए साल भाई 25 का लॉस बुक किया था ना, तो इस साल 15 का फायदा, तो नेट लॉस कितने का हो गया, खाली 10। समझ में आया? ठीक, तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना, 15,000। ठीक, चलो, a liability for claim included in creditors for 20,000 is settled at 16,000। जब भी को बोलते हैं ना बेटा सेटल्ड, सेटल मतलब 20,000 की मेरी लायबिलिटी थी, मैं 16 दे रहा हूं, आगे एक पाई नहीं देने वाला है, 1 रुपया नहीं देने वाला। समझ में आया? उसको बोलेंगे सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट या सेटल्ड। यानी कि दिमाग लगाओ, 20,000 देना था, 16,000 पे अग्री कर दिया, तो 4,000 का मेरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो वैसे इधर जर्नल एंट्री है, लायबिलिटी कैंसिल करेंगे, लायबिलिटी कैंसिल करेंगे, कम करेंगे तो डेबिट, तो क्रेडिटर्स क्या हो गया, डेबिट, कितने से 20,000। कैश कितना पे करना पड़ा, कैश कितना पे करना पड़ा, 16,000, और 4,000 की क्या हो गई, इनकम। समझ में आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। ठीक, कैश इज गोइंग आउट 16,000, रिवैल्यूएशन इनकम 4,000। 4,000 पे नहीं करना पड़ा अपने को, लायबिलिटी माफ हो गई, खाली 16,000 दिया, मुंह बंद हो गया उसका, 4,000 अपने बच गए। तो 4,000 जो बच गए वो फायदा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। लास्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सर, इतनी सी तो एंट्री, अरे एंट्री छोड़ो, वर्किंग अच्छा देख
कंप्यूटर परचेज ऑन 1 October 2016, ईयर 16-17 फॉर 40,000 कंप्यूटर खरीदा है, डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, पीएनएल में डाल दिया, इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31st March 2018, चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। वो लोग ये बोल रहे हैं जो 1 अक्टूबर 2016 को गलती की थी ना, उसको 31 मार्च 2018 पे सुधारो, was to be brought into account on 31st March 2018, यानी कि 16-17 का भी साल गया और 17-18 के भी साल में गलती हो गई थी, तो 31st March 18 पे आके उसको सुधारना है। उसका मतलब क्या, अरे सिंपल है, क्या हुआ 16-17 में अपन वो करते थे ना पास एडजस्टमेंट, वैसे ही 16-17 के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया था, 40,000 का असेट बताना चाहिए था, क्या कर दिया था, लॉस पीएनएल में डेबिट कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे, यानी 40,000 एड बैक होना चाहिए। समझ में आया। और डेप्रिसिएशन लगाया नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंस बता दिया था, असेट नहीं बताया था, तो अब असेट पहले से बताना है, तो अब पहले से डेप्री लगाना पड़ेगा। तो पहले साल में 1 अक्टूबर 2016 को असेट खरीदा है, यानी 16-17 में खाली 6 महीने का डेप्री लगेगा, फिर 17-18 में पूरे साल का डेप्री लगेगा, ठीक है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का, 10% का रेट है। देखो 40,000 पे 10% कितना आ गया सर, 4,000, लेकिन 6 महीने का कितना हो जाएगा, 2,000, तो 2,000 का डेप्री माइनस करना पड़ेगा 6 महीने के हिसाब से। अच्छा, अब 16-17 में अगर 2,000 का डेप्री माइनस करोगे 40 में से, तो बची कितनी बुक वैल्यू, 38,000, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्री लगाना है, तो 38,000 पे 10% लगेगा। 38,000 पे 10% अगले साल के लिए कितना हो जाएगा गाइस, 3,800 लगाना पड़ेगा। तो अगले साल डेप्री कितना लगाना पड़ेगा, 3,800, यानी प्रॉफिट्स में ऐड करना है 40 और प्रॉफिट से माइनस करना है 5,800। तो नेट प्रॉफिट में कितना ऐड करना है, 34,200। समझ में आया, इसका नेट इफेक्ट ये है, 40,000 प्रॉफिट्स बढ़ाना है और 5,800 से प्रॉफिट्स कम करना है, तो नेट प्रॉफिट कितने से बढ़ाना है, 34,200 से। लॉजिक सिंपल याद रखो, 31 मार्च 2018 को असेट बुक कर लो, असेट की एक्चुअल बुक वैल्यू क्या आनी चाहिए, 40,000 माइनस दिस, यानी उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो 31 मार्च 2018 को हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट असेट को बता रहे हैं कितना, 34,200। क्या हो गई, इनकम, असेट बढ़ गया तो भी इनकम, या यहाँ पे लॉजिक समझ लो तो भी इनकम, कि भाई नेट हमें ऐड कितना करना चाहिए प्रॉफिट्स में, 34,200, तो वैसे भी इनकम समझ में आ जाएगा, और असेट बढ़ा रहे हैं तो भी इनकम हो गई, ये भी समझ में आ जाएगा। समझ में, खाली ये वैल्यू समझना बहुत जरूरी है, 34,200 कैसे आया, ठीक, क्योंकि बुक वैल्यू पे अपन असेट को रिकॉर्ड करेंगे और 31 मार्च 2018, तो बुक वैल्यू क्या है उसकी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यू विल गेट द बुक वैल्यू, ये है उसकी बुक वैल्यू, और यही प्रॉफिट्स में ऐड भी होना चाहिए। अरे समझ में आया, तो यही बुक वैल्यू भी रिकॉर्ड की और प्रॉफिट में ऐड भी किया, यानी असेट बढ़ाया तो इनकम हो गई 34,200। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 39 कवर होता है। मिलते हैं अगली वीडियोस में विद द न्यू टॉपिक्स इन एडमिशन।